दूर दूर तक की पटकाएं भीग गई है। और मैं भी तो देखो ना माँ, कैसे भीग गई हूँ। माँ गई थी कि दक्षिण से आती बकेट पट्टियों को देखो और देखो तो वस्त्र भिगो। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? ऐसी खड़ी रहोगी तो जुड़ा जाओ। तुम बताती क्यों नहीं? सूखे वस्त्र से कल पर तुमने पहले से निकाल कर रख दिए थे। तुम्हें पता था कि मैं भीग जाऊंगी और मैं जानती थी कि वर्षा होगी। इसलिए मैं घाटी के पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती रही। एक बार मैंने अंशुल में हवा में उड़ा दिया, फिर घूमने पर ये वस्त्र बदल लूं, फिर आकर बताती हूँ तुम्हें। वो बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। तो पहली बार समझ पाई कि कोई पर्वत शिखरों से सहलाती हुई मेघमाला में खो जाता है। क्यों कोई अपनी तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते बनते शिखरों में इतना मोह रहता है। क्या बात है माँ, इस तरह विश्राम नहीं करना, थकी जाओ तो विश्राम करो। मुझे तो अब भी अपने में बरस की बूंदों की पुनः का अनुभव हो रहा है। तुम अभी तक सीख रहे? क्या बात है? ऐसे करोगी तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। क्या बात है माँ, तुम रो क्यों रही हो? अरे बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। बैठे बैठे मन उदास हो जाता है? अरे तू बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता? तुम्हें मेरी सौगंध है माँ कि तुम मुझे नहीं बताओ। ये कौन लोग है माँ? हम होगा नाजी के कर्मचारी। ये यहाँ क्या कर रहे? मैं जाने क्या कर रहे? पूरे वर्षों में यह आकृति यहाँ दिखाई देती है, शब भी दिखाई देती है। कोई ना कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है तो कभी महामारी की। पिछली महामारी में जब हमारी पिता की मृत्यु हुई, धीमे की आकृतियाँ यहाँ देखी थी। परंतु आज ये लोग किस लिए आए हैं? जाने किस लिए आए हैं। हाँ तुमने बात नहीं बताई। अपनी मित्र आज लौट आया है। लौट आया है? कहाँ से? जहाँ मैंने उसे भेजा था। तुमने भेजा था? परंतु मैंने तुमसे कहा था कि अपने मित्रों को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, तो उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? समझती हो मैं मीरा तक प्रलाप करती हूँ। मैं देख रही हूँ तुम्हारी बातचीत सोच छोड़ी जा रही है। अपनी मित्र आज संदेश लाए कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं है। कहते हैं क्या कहते हैं? क्या अधिकार है कुछ भी कहने का? मलिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति, वो नष्ट करना चाहती है तो किसी को कुछ आलोचना करने का क्या अधिकार है? मैं कब कहती हूँ मुझे अधिकार है? तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कर रही माँ। तुम कहो, मैं कह रही हूँ। आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी अपनी संपत्ति है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं। तो क्यों कहती हो? तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? पर आज मेरा अधिकार भी नहीं, किंतु तू इतना बड़ा अपमान मुझसे सहा नहीं जाता। जानती हूँ माँ, अपमान होता है, पर दुख की बात भी जानती हूँ। क्योंकि मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता, लेकिन भावना में भावना तो वरस है। क्योंकि वो संबंध सब संबंधों से बड़ा है। और संबंध में अपने भावना से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन कोमल है, पवित्र है, अनस्वर है। और ऐसी भावना से मुझे विदिशा है, पवित्र, कोमल, अनस्वर। मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? जिसे भावना कहती हो केवल चलना और आत्मा प्रवचना है। भावना में भावना का वर्णन क्या है? मैं कहती हूँ भावना में भावना का वर्णन क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकता किस प्रकार पूरी होती है? भावना में भावना का वर्णन जीवन की स्थूल आवश्यकता है कि सब कुछ नहीं है माँ, इसके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। होगा नहीं जानती। सच
तो ये है माँ कि तुम भी ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह उन्हें संता और तुलसी की दृष्टि से देखती हो। ग्राम के अन्य लोग उसे उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। उससे घृणा करती हूँ। अन्य लोगों को उससे क्या प्रयोजन है? तो मुझे है इसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। हम जिएंगे। ठहरो माँ, तुम चल क्यों दी? माँ का जीवन भागना नहीं, कर्म है। माँ को घर में बहुत काम। हम जिएंगे रणशावर, जिएंगे ना। एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हो, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हम पुनः नए प्राण प्राप्त करेंगे। हमारे घाव पर ग्रत का लेप होगा। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे, कोमल ध्रुवा खाएंगे ना। ये आहत हरिण शावक, ये ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? आज ग्राम प्रांतर में बहुत सी नई आकृतियां देख रहा हूँ। संभवतः राज्य से कुछ कर्मचारी आए। हम सोएंगे। हाँ, हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा कम हो जाएगी। परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पीने है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। माँ ने दूध कोटा कर रखा है, मैं देखती हूँ। अभी अभी 2-3 राजकर्मचारी को अपने घोड़े पे जाते हुए देखा। माँ कहती है जब भी ये लोग आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे ये सब कुछ विचित्र लगा। सच आज बहुत रुष्ट है। हम पहले से सुखी हैं। हमारी पीड़ा धीरे धीरे कम हो रही है। हम स्वस्थ हो रहे हैं। ना जाने इसके रुई से कोमल शरीर पर उसे बाढ़ छोड़ते बना कैसे। ये कुलांच भरता हुआ मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा तुझे वहां ले चलता हूँ जहां तुझे तेरी माँ की सी आंखें और उसका सा ही स्नेह मिले। सच आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया था कि वर्षा के समय मैं तुम्हारे साथ थी। मैं तो इस तरह भीग कर ना आती। माँ को अब्बा की बहुत चिंता रहती है। लाओ, ये दूध मुझे दे और इसे बांध लो। हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे। हम दूध अवश्य पिएंगे, ऐसे ऐसे। दूध पिलाकर इसके मांस को और भी कोमल कर लेना चाहते हो? जहां तक मैं जानता हूं हम लोग परिचित नहीं हैं। एक अपरिचित घर में तुम्हारा आने का साहस कैसे हुआ? कैसे आकस्मिक बात, कैसा ही प्रश्न हम तुमसे पूछना चाह रहे हैं। हमारा कभी का परिचय नहीं है, लेकिन हमारे बांध से आदिशाली शावक को तुम्हें ले जाने में जरा भी संकोच नहीं हुआ। क्या मनाओ कि द्वार पर बिंदु के चिन्ह बने, अन्यथा इन बादलों से घिरे हुए दिन में हम तुम्हारा अनुसरण कैसे कर पाते? तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं लगते। हम तुम्हारे दोस्ती की प्रशंसा करते हैं। हमारा वेशभूषा इस बात का निर्णय देता है कि हम यहाँ के निवासी नहीं हैं। मैं तुम्हारी वेशभूषा देख करके ऐसा नहीं कह रहा। तो क्या हमारी ललाट की रेखा को देखकर जान पड़ता है कि चोरे क्या थे, तुम सावो देखकर भी अभ्यास करते हो। तुम्हें ऐसे लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? क्षमा चाहता हूं देवी, परंतु हरी शावक जिसे आप गोद में लिए है मेरे 5 साल हुआ है, इसलिए मेरी संपत्ति है और मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगे। इस प्रदेश में ऋणों का आग्रह नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी ना माने। तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे। ग्राम में नहीं हुआ, अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो। शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो।
परंतु यह नहीं जानते कि राजपुरुष के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। हमें देर हो रही है, यानी शावक हमें लौटा दो। ये हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। तुम ये सोच करके भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथों में सौंप देंगे। मल्लिका, इसे भीतर ले जाकर किसी तल पे आस्था पर। इस घर के तल पर आस्तरण मनुष्य के लिए है। तुम देख रही हो माँ? हाँ, देख रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ। इस घर के तल पर आस्तरण मनुष्य के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। लाओ, इसे मुझे ही दो। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही काफी है। मैं इसे घर ले जाऊं। और राजपुरुष दंतु तुम्हें ले जाते हुए देखता रहेगा। ये राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय देना तुम्हें आवश्यक होगा। संभवतः। संभवतः राजपुरुष, हरिण शावक की लात मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना रखा। कालिदास निःसंशय शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। कालिदास, तुम्हारा अर्थ है कि जिनसे मैं हरीश शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास हैं? हाँ हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? कैसे जानता हूँ? उज्जैनी का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। उज्जैनी का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है? सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा है और उसकी प्रशंसा की है। इसी उद्देश्य से आचार्य यहाँ उज्जैनी आए। उन्हें राजकवि का आसन देना चाहते हैं, उनका सत्कार करना चाहते हैं। उज्जैनी का राजा उन्हें सम्मान देना चाहता है, वो भी राजकवि का आसन। मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया। मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। तुमने सुना माँ? राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है। गीले वस्त्र सूखने के लिए फैला दिया। थोड़ा सा दूध शेष है, इसमें शक्कर मिला दी। तुमने सुना नहीं राजपुरुष क्या कह रहा था? दूध पी लो, और आशा करती हूँ अब यहाँ पे किसी और का आतिथ्य नहीं होना है। आतिथ्य? मैं भी चाहती हूँ आज के इस घर में पूरे संसार का आतिथ्य कर सकूं। तुम्हें दूध से नहला दूं? मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। तुम कितनी निष्ठुर हो। तुमने सुना नहीं, राज्यों ने राजकवि का आसन देना चाहता है, फिर भी तुम दूध पी लो, और वर्षा में भीगने का मुंह ना हो तो आश्रम बिछा दूं। जैसे निष्ठुर को रहने दो। तुम निष्ठुर नहीं हो। मैंने कब कहा कि तुम निष्ठुर हो? नहीं, तुमने नहीं कहा। दूध पी लो। और तुम सोच नहीं सकते मैं कितनी प्रसन्न हूँ। मैं कुछ भी सोचना समझना नहीं चाहती। राज्यों ने सम्मान दे रहा है माँ, फिर राजकवि का आसन प्राप्त होगा। उसी व्यक्ति को जिसे उसके निकट के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न नहीं किया, जिसे घर में और घर के बाहर तो लांछना और वेदनाएं मिली। अब तो तुम मुझ पे विश्वास करती हो ना कि मेरी भावना निराधार नहीं है? मैं तुमसे कह चुकी हूँ, मेरी सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। क्यों माँ? क्यों तुम इतने पूर्वग्रह हो? क्यों तुम उनके संबंध में उदारतापूर्वक नहीं सोच सकती? मेरी वो अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ आंखें मूंद के जिया जाता है। और यथार्थ तुम्हारी दृष्टि केवल दोषी दोष देखती है। जहाँ दोष है वहाँ अवश्य केवल दोष दिखती है। उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है माँ? वो व्यक्ति हाथ में सीमित है। संसार में अपने सिवा उसे किसी और से कोई मोह नहीं। इसलिए क्यों माथुर के गाँव नगर बादलों में खोए रहते हैं? मुझे मातुल से और उसकी गौवों से क्या प्रयोजन है? मैं अपने इस घर को देख के कहती हूँ। बैठ जाओ माँ, तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ आज तुम मेरी बात समझ जाओ। तुम कहती हो तुम्हारा उसे भावना का संबंध। वो भावना क्या है? मैं उसे कोई नाम नहीं देती। परंतु लोग उसे नाम देते। यदि वास्तव में तुम्हारा उससे भावना का संबंध है तो क्या वो तुमसे विवाह नहीं करना चाहता? तुम उनके प्रति सदा अनुदर रही हो माँ। तुम जानते हो उनका जीवन कैसे विडंबना में बीता है, और उनके घर में उनकी क्या दशा रही है। साधनी और अभावग्रस्त में विवाह की कल्पना भी कैसे की जा सकती थी? और अब जबकि उसका जीवन साधनीय और अभावग्रस्त नहीं रहेगा, इस संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होती है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। ये तुम्हारी नहीं,
बिलों की भाषा है। ऐसे व्यक्ति को मैं अच्छी तरह समझती हूँ। उसका तुमसे केवल इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो जिसके आश्रय से वो अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पे गर्व कर सकता है। लेकिन तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो? तुम्हारे प्रति उसका या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? कल तुम्हारी माँ का शरीर भी नहीं रहेगा, घर में एक समय भोजन की व्यवस्था भी नहीं रहेगी। तो जो प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होगा, तुम्हारी भावना उसका समाधान कर देगी। तुम उस प्रश्नों का क्या उत्तर दोगी? कह दो कि मेरी नहीं विलोक की भाषा है। माँ, आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा। आज जब वो किसी नई दिशा की तरह ग्रहण कर रहा है, वो उसके सामने अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती। अंबिका, अंबिका, अरे घर में हो कि नहीं? हो, घर में ही हो। मैं आज सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरा इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। क्या हुआ है आर्य मातुल? अरे मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया, क्या इसी दिन के लिए कि इस तरह को द्रोही बने? परंतु उन्हें तो सुना है राज्य की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। यही तो कह रहा हूँ, उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। परंतु आप कह रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ, आचार्य कल ही से अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। किंतु 2 रथ, रथवा और 4 अश्वारोही भी उनके साथ हैं। मैं तुमसे नहीं कहता था अंबिका कि हमारे प्रपितामह के दोहित्र का पुत्र गुप्त राज्य की ओर से शकों से युद्ध कर चुका है। तुम अपने भागने की बात कह रहे थे। हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। अंबिका, तुम समझो कि एक तरह से राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है, और वो वंशावतंश कहते हैं मुझे यह सम्मान नहीं चाहिए, मैं राजकीय मुद्राओं से गृहीत होने के लिए नहीं हूँ। राजकीय सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते? मेरी समझ में नहीं आता इसमें क्रय विक्रय की बात क्या है। अब सम्मान मिलता है तो ग्रहण करो, नहीं तो कविता का भी कुछ मूल्य होता है। कविता का मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का मूल्य। मैं जानती हूँ उनके हृदय में यह सम्मान कहाँ छुपता है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, वो उज्जैनी अवश्य जाएगा। अवश्य जाएगा। वो लोग इसके अनुचर हैं जो अभिस्तुति करके ले जाएंगे इसे। सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की उदासीनता व्यक्ति के महत्व को और बढ़ा देती है। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, तुम्हारा भगिनी लोक नीति में निष्णात है। ये लोक नीति है, ये तो मैं कहूंगा कि लोक नीति और मूर्ख नीति दोनों का एक ही अर्थ है। अब जो व्यक्ति कुछ देता है, चाहे वो धन हो या सम्मान हो, वो अपना मन भी तो बदल सकता है, और एक बार मन बदल गया तो बदल गया। अब तुम खुद ही सोचो, सम्राट रुष्ट भी तो हो सकते हैं कि एक साधारण कवि ने उनका सम्मान स्वीकार नहीं किया। मातुल, आप अभी तक यही हो और आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं तुम आचार्य के पास रहना। परंतु ये भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके तो तुरंत आपको सूचना दे दूं। हाँ, ये भी कहा था, लेकिन वो भी तो कहा था। अब ये कहा तुम्हारी समझ में आ गया, वो नहीं आया। किंतु मातुल में किंतु क्या? मातुल मूर्ख है। मातुल मूर्ख है? नहीं, मातुल मूर्ख है। गलती हो गई। अगर मैं मूर्ख नहीं तो निश्चय ही तुम मूर्ख हो। आचार्य ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि आपके साथ इस सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं, जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया है। कालिदास की कविता, ना जाने इतने बड़े आचार्य को इसकी कविता में क्या विशेषता दिखाई देती है। इस व्यक्ति को लोक सामान्य व्यवहार तक का तो सही ज्ञान नहीं, और तुम लोक नीति की बात कहती हो। अरे आज सुबह सुबह एक हरिण शाह को अपनी गोदी में लिए घर की ओर आ रहे थे, हैं? सौभाग्यवश मैंने बाहर ही देख लिया। मैंने प्रार्थना की कि कवि कुलगुरु, ये समय इस रूप में घर में आने का नहीं है। उज्जैनी से बहुत बड़े आचार्य आए हैं, और वो देखते ही लौट पड़े, जैसे रास्ते में सांप देख लिया हो, सांप। मालिका, मातुल के लिए अंदर से आसन ला दो। नहीं नहीं नहीं, आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने कहा कविवर्य, आचार्य आपको साथ उज्जैनी ले जाने आए हैं। अरे राज्य की ओर से आपका सम्मान होगा। सुनकर रुके, रुककर जलती अंगारे से दृश्य से मुझे देखा। मैं राजकीय मुद्राओं से गृहीत होने के लिए नहीं हूं। ऐसे कहा जैसे राजकीय मुद्राएं इसके गृह में घुली जा रही हो, और चल दिया। मेरे लिए तो धर्म संकट खड़ा हो गया है कि अब अनुनय करता हुआ इसके पीछे पीछे जाऊं या अभ्यागतों को देखूं। अब इस निक्षेप से कह के आया था कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं तू आचार्य के पास रहना,
लेकिन ये धुरीहीन चक्र की तरह मेरे ही पीछे पीछे चला आया। परंतु मातुल, मैं तो समाचार देने के लिए आपका धन्यवाद कहता हूँ। हैं? बहुत अच्छा किया। अभ्यागत वहां बैठे हैं और आप समाचार देने यहाँ चले आए। अब इतनी कृपा कीजिए कि वो कविकुल शिरोमणि जहाँ कहीं भी हो उन्हें ढूंढ लिया है? जी हाँ। मेरा कर्तव्य कहता है जैसे भी हो उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करूं, मगर मन कहता है कि उसे जहां कहीं भी देखूं वहीं उसे यूं चोटी से पकड़कर मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। परंतु कालिदास इस समय कहाँ है? कालिदास वो तो जगदम्बा के मंदिर में है। आपने उन्हें देखा है? हाँ, देखा है। परंतु हमने मातुल से नहीं कहा। मैं नहीं चाहता कि मातुल इस समय वहां जाए। क्यों? क्या आप भी नहीं चाहते कि कालिदास? मैं चाहता हूँ कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाए। अरे इसलिए तो मैंने मातुल का इस समय वहां जाना उचित नहीं समझा। मातुल को अपने मुंह के शब्द सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि बोलता ही जाता है। परिस्थिति को समझना नहीं चाहता। और अब कालिदास जो कि हट कर रहे हैं, जब तक उज्जैनी से आए अतिथि लौट नहीं जाते वे जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं लौटेंगे। कैसी विचक्षणता है? विचक्षणता नहीं है तो क्या है? इसमें विचक्षणता क्या है? राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है। कवि सम्मान के प्रति उदासीन होकर जगदम्बा के मंदिर में सावधानी रहते। राज्य के प्रतिनिधि कवि की अभ्यर्थना करते। कवि धीरे धीरे आंख खोलते। इतना बड़ा नाटक, विचक्षणता नहीं है तो क्या है? कालिदास नाटक नहीं कर रहे हैं अंबिका। मुझे विश्वास है कि उन्हें राजकीय सम्मान का मोह नहीं है। अरे वो सचमुच इस पर्वत भूमि पर छोड़कर नहीं जाना चाहते। नहीं चाहता। और देखो, मातुल का या किसी का भी आग्रह उसका हट नहीं छुड़ा सकता। केवल एक व्यक्ति है जिससे यह संभव है कि वो ये हट छोड़ दे। हमारे घर में किसी को उसके हट छोड़ने या ना छोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं है। कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे हैं। इस समय का तिरस्कार करके वे बहुत कुछ खो बैठेंगे। अरे योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है और शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। मुझे लगता है कि कालिदास को उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए। तो उसमें वादा क्या है? मैंने अनुभव किया है कि उनके हट के मूल में कहीं गहरी कटुता की रेखा है। मैं जानती हूँ वो रेखा कहाँ है। कुछ समय पहले उनका सामना एक राजपुरुष से हो चुका है। उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो मन। देखो, अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। आज अगर कालिदास उज्जैनी नहीं जाते हैं तो राज्य को कोई हानि नहीं होगी और राज्य का आसन भी रिक्त नहीं रहेगा। परंतु कालिदास जो आज है ना, जीवन भर वही रहेंगे, एक स्थानीय कवि बनकर। और ये जो लोग आज ऋतु संहार की प्रशंसा कर रहे हैं ना, अरे वो भी कुछ दिनों में उन्हें भूल जाएंगे। नहीं, उन्हें सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये सम्मान उनके व्यक्तित्व का है। चलिए, मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर चलती हूँ। मल्लिका, माँ, अब मुझे किसी बाहर के व्यक्ति के सामने तुम्हें कहना पड़ेगा। मैं इस समय तुम्हारे वहां जाने के पक्ष में नहीं हूँ। विक्षेप बाहर का व्यक्ति नहीं है अंबिका। वहाँ एक महत्वपूर्ण क्षण है, मुझे अवश्य जाना चाहिए। चलिए आर्य निश्चय। क्षमा चाहता हूँ। भावना, क्या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं रहा? आश्चर्य है, तुमने अब तक दीपक नहीं जलाया। लो, यहाँ क्यों आए हो? दीपक जला दूं? जानते हो तुम्हारा यहाँ आना? मल्लिका को सह नहीं है। मैं जानता हूं अंबिका, परंतु तुम ये नहीं जानती कि मल्लिका बहुत भोली है। उसे लोक जीवन के संबंध के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो नहीं चाहती मैं यहाँ पे आऊं, क्योंकि वो कालिदास नहीं चाहता।
और ये कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मेरी आंखों में उसे अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है, वो सब उलझन होती है। परंतु तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष इतना है, मैं जो कुछ भी अनुभव करता हूं स्पष्ट कह देता हूं। मैं इस समय तुम्हारे दोष आदोष का विवेचन नहीं करना चाहती। देख रहा हूं कि तुम बहुत दुखी हो, और तुम दुखी कब नहीं रही हो अंबिका? तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। देख रहा हूं पहले से बहुत दुबली हो चुकी हो। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। मैं नहीं जानती। राज्य की ओर से उसका सम्मान होगा। कालिदास राज कवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं सोचता हूं उसके जाने से पहले कालिदास और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। इस विषय में तुमने तो सोचा होगा। मैं इस संबंध में कुछ भी नहीं सोचना चाहती। तुम मल्लिका की मां इस विषय में सोचना नहीं चाहती। आश्चर्य है। मैंने तुमसे कहा है विलोम, तुम चले जाओ। कालिदास उज्जैनी चला जाएगा और मल्लिका, जिसका नाम सारे ग्राम प्रांतन में वाद का विषय बना हुआ है, यहीं पड़ी रहेगी। क्यों अंबिका, क्यों? इतने सारे वर्ष, इतनी सारी पीड़ा क्या इसी दिन के लिए सही है? अरे दूर से देखने वाला भी जान सकता है कि इन दिनों में तुम्हारे ऊपर क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़ कर रख दिया है। तुमने तिल तिल करके खुद को गलाया है ताकि मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव ना हो। और आज जबकि उसके पूरे जीवन के अभाव का प्रश्न सामने है, तो तुम उसकी मां कुछ सोचना नहीं चाहती। आश्चर्य है। तुम ये सब कह के मेरे दुख को कम नहीं कर विलोम। मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ, तुम मुझे इस समय अकेले रहने दो। परंतु मैं इस समय तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूं अंबिका। और वैसे भी ऐसा मैं तुमसे नहीं, उससे कहने के लिए आया हूं। आशा करता हूं वो मल्लिका के साथ थोड़ी देर में यहीं पे आएगा। मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखा था। मैं यहीं उसकी प्रतीक्षा करूंगा। अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी बिलो। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि तुम कब, कहां और किस समय मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक रहती हो। कहो, आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है कालिदास। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं तुम्हारी वृत्ति दूसरी है, और उस वृत्ति ने छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया है। आज निसंदेह तुम छंदों के अभ्यास पे गर्व कर सकते हो। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है। सुना मैंने भी है। क्यों, तुम्हें दुख हुआ? दुख? हाँ हाँ, बहुत। एक मित्र के बिछुड़ने का दुख किसे नहीं होता है कालिदास। तो कल ब्रह्म मुहूर्त में ही चले जाओगे? ये मैं नहीं जानता। परंतु मैं जानता हूं। आचार्य कल ब्रह्म मुहूर्त में ही लौट जाना चाहते हैं। अरे राजकीय वैभव में जाकर हम ग्रामवासियों को भूल तो नहीं जाओ। सुना है वहां जाकर आदमी बहुत व्यस्त हो जाता है, क्योंकि वहां के जीवन में कई तरह के आकर्षण हैं। रंगशालाएं, मदिरालय और तरह तरह की समय और स्थान इन बातों के लिए नहीं है। मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं करी थी। मैं जानता हूं मल्लिका, तुम मुझे यहाँ देख के प्रसन्न नहीं हो, परंतु मैं तो अंबिका से मिलने आया था। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी ना, और ये कोई ऐसी अप्रत्याशित बात तो नहीं है ना। विलोम का कुछ भी करना अप्रत्याशित नहीं है। हाँ, कहीं कुछ ना करना अप्रत्याशित हो सकता है। यह वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास कि हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं। निसंदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमसे छिपाओ। विलोम क्या है? क्या है विलोम? एक सफल कालिदास,
और कालिदास क्या है? एक असफल विलोम। हम दोनों कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं कालिदास, बहुत निकट। निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। अच्छा है कि तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। तो क्या इस निकटता के अधिकार पे मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं कालिदास? संभव है कि फिर कभी अवसर ही प्राप्त ना हो, क्योंकि एक दिन का व्यवधान तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा ना। वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता। सही है। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूँ। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कालिदास कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना? मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझ सका। मेरा अभिप्राय तो बहुत सरल है। मैं बस इतना जानना चाहता हूं तुम अभी तक वही कालिदास हो ना जो कल तक थे? इस प्रकार की अनर्गलता समझ नहीं समझती। अनर्गलता? इसमें अनर्गलता क्या है मलिका? मैं तो बहुत सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूं। क्यों कालिदास, तुम्हें मेरा प्रश्न सार्थक नहीं लगता? क्यों अंबिका, तुम्हें मेरा प्रश्न सार्थक नहीं लगता? मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती, ना ही जानना चाहती। ठहरो अंबिका, आज तक कालिदास और मलिका के संबंध को लेकर ग्राम में बहुत कुछ उसे दृष्टि में रखते हो क्या यह उचित नहीं कि कालिदास स्पष्ट बता दे कि उन्हें उज्जैनी अकेले जाना है? किसी भी प्रश्न के उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। अरे तो मैं कब कहता हूं कि बाध्य है? परंतु कालिदास का अंतःकरण संभवतः उन्हें उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास? मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूं। तुम लोगों के घरों में ही नहीं, उनके जीवन में भी अनाधिकार प्रवेश कर जाते हो। अनाधिकार प्रवेश? मैं? क्यों अंबिका, तुम्हें कालिदास की यह बात कहां तक संगत प्रतीत होती है कि मैं विलोम दूसरों के जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर जाता हूं? मैं कह चुकी हूँ, मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती, ना ही जानना चाहती। बस चल ही दें। अच्छा तुम ही बताओ कालिदास, मैंने किसके जीवन में अनाधिकार प्रवेश किया है? चलो ग्राम में चलकर किसी से पूछ लेते हैं ना। ओ, तो तुम अपने अंतःकरण से भी मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो। संभव है कि प्रश्न ही कुछ ऐसे हैं। क्यों कालिदास? इस समय तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं केवल इतना ही जानता हूं कि मुझे ग्राम प्रांतर छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक भी मोह नहीं है। संदेह? तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? एक साधारण व्यक्ति को तो हो भी सकता है, परंतु तुम्हें कालिदास क्यों होगा? परंतु यदि एक क्षण को मान लिया जाए, बस एक क्षण को, कि तुम जाने का निश्चय कर लो, तो क्या उस स्थिति में ये उचित नहीं है? आज बता दो, तुम्हें अकेले जाना है या मलिका को साथ में? आप अपनी सीमा से आगे जाकर बात कर रहे हो। मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं भला बुरा समझ सकती हूँ। संभव तो अनुभव नहीं कर रहे कि इस समय आप अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित है। मैंने यह अनुभव करने की आवश्यकता नहीं समझी मलिका। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे घृणा करती हो, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता हूं, और मेरे यहां होने के लिए इतना ही पर्याप्त है। एक बात मैं कालिदास से भी करना चाहता हूं। मुझे पता है कि तुम कालिदास के बहुत निकट हो, परंतु कालिदास को तुमसे अधिक मैं समझता हूं। कालिदास, तुम्हारी यात्रा शुभ हो। तुम जानते हो कि विलोम तुम्हारा ही शुभ चिंतक है। यह मुझसे अधिक और कौन जान सकता है? अनचाहा अतिथि संभवतः फिर भी कभी आ पहुंचे, तब के लिए भी क्षमा चाहते हुए।
एक बार फिर सोच लिया। प्रश्न राष्ट्र और सम्मान पाने का ही नहीं, उससे भी कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने है। और वो प्रश्न मैं हूँ, हो ना? हाँ बैठो। तुम मुझे जानते हो ना? तुम समझते कि तुम इस संसार में डुबरा कर तुम यहाँ रह जाओगे और मुझे सुख होगा। तुम्हारे चले जाने से मेरे अंदर को रिक्तता छा लेगी। बाहर भी बहुत सुना प्रतीत होगा, फिर भी मैं अपने से चल नहीं कर रही। मैं हृदय से कहती हूँ तुम्हें जाना चाहिए। कहना चाहता हूँ कि इस समय तुम अपनी आंखें बंद करो। मेरी आंखें इसीलिए गीली है कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ। जानती हूँ कोई भी रेखा तुम्हें घेर लेगी तो तुम घेर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूँ जाओ। तुम पूरी तरह समझ नहीं रही हो। प्रश्न तुम्हारे घेरने का ही नहीं, मैं अनुभव करता हूं कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा। इन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश है, मेघ है, हरिणों के बच्चे हैं, यहाँ की हरियाली है, पशुपाल है। मैं अपनी वास्तविक भूमि से जाकर के अपनी वास्तविक जीवन से उभर जाऊंगा। इस भूमि से तुम जो कुछ ग्रहण कर सकते थे तुम कर चुके हो। तुम्हें अभी नई भूमि की आवश्यकता है, परंतु तुम्हारे व्यक्तित्व को पूर्ण बना दे। नई भूमि सूखा भी तो दे सकती है। कोई भी भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो। तुम्हारी प्रतिभा इस कोमलता का स्पर्श अवश्य पा लेगी। और उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी होंगी। ये क्यों आवश्यक कि तुम अपेक्षा का पालन करो? तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षा की सृष्टि कर सकते हो। फिर भी हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता। कई कई आशंकाएं जगती हैं। मेरी ओर देखो, अभी उत्सव का अनुभव नहीं होता। विश्वास करो तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से दूर नहीं होगे और मैं भी तुमसे दूर नहीं होगी। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी और वो शिखर पर चली जाया करूंगी। और उड़कर आते मेघों में घिर जाया करूंगी। लगता है फिर वर्षा होगी। बहुत अंधेरा हो गया है। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुझसे जाने के लिए कह रहे हैं। हाँ, देखना तुम्हारे पीछे बहुत प्रसन्न रहूंगी। बहुत घूमूंगी। हर संध्या को जगदम्बा के मंदिर सूर्य देखने जाया करूंगी। इसका अर्थ है कि मैं तुमसे विदा लूं। नहीं, विदा नहीं दूंगी। चारों केवल प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पद प्रशस्त हो। जाओ। मल्लिका, स्वस्थ नहीं हो मल्लिका, चलो अंदर चलकर ले। मुझे यही रहने दो माँ। मैं स्वस्थ नहीं हूँ। देखो माँ, कल उठ जाएगी, आज से उठ जाएगी। रो नहीं मल्लिका। मैं रो नहीं रही हूँ माँ। मेरी आंखों से जो बरस रहा है ये तुम भी नहीं है माँ। ये सुख है।
मल्लिका, हाँ, अब कैसा है अंबिका का स्वास्थ्य? ऐसे ज्वर आता है अभी। पहले से कुछ भी अंतर नहीं पड़ा? लगता तो नहीं। 2 वर्ष से निरंतर एक साथ ज्वर है। वास्तव में अंबिका बहुत चिंता करती है। औषध भी ठीक से नहीं खाती। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है। दुबली होती जा रही हो। बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया ना? कभी कभी तो सोचता हूँ कि मैं स्वयं उज्जैनी जाकर उनसे मिला। क्यों? कई तरह की बातें करना चाहता हूँ। कभी कभी तो लगता है कि दोष मेरा ही है मल्लिका। किस बात का? बात तुम जानती हो। मैंने आशा नहीं की कि कालिदास उज्जैनी जाकर इस तरह वहां के हो जाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि वे वहां रहकर बहुत व्यस्त थे। उन्होंने यहाँ केवल ऋतुषार की रचना की थी। वहाँ उन्होंने कई नए काव्य की रचना की। 2 वर्ष पहले जब उज्जैनी से व्यवसाय आए थे, उन्होंने कुमार संभव और मेघदूत की प्रतियां मुझे ला दी थी। पहले तो उनके और बड़े बहुत काव्य की चर्चा है जो उनके प्रति उन्हें मिल नहीं पाई। अरे हाँ, यूं तो सुना है उन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की है जो उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले गए हैं। फिर भी क्या? मुझे कहते दुख होता है कि उन्हीं व्यवसायियों के मुंह से और भी तो कई तरह की बातें सुनने को मिली। व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अफवाह जुड़ने लगते मैं हैं। अपवाद की बात नहीं कर रहा हूँ मल्लिका। सुना ये भी तो था ना कि गुप्त वंश की राजदूता से उनका विवाह हो गया है। तो इसमें बुरा क्या है? हाँ, एक तरह से देखा जाए तो इसमें बुरा नहीं भी, परंतु यहाँ रहते जो उनका आग्रह था कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, उस आग्रह का क्या हुआ मल्लिका? उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके इसी आग्रह की रक्षा के लिए तुमने उनके प्रसंग में मैं कहीं भी नहीं थी। मैं एक साधारण सी व्यक्ति हूँ। वो एक असाधारण थे। उन्हें जीवन में असाधारण का ही साधन है। सुना है राजनीति बहुत विदुषी है। हाँ, सुना है। बहुत शास्त्र दर्शन पढ़ी है। मैंने कहा है कि एक तरह से देखा जाए तो इसमें बुरा नहीं भी, दूसरी तरफ से देखने पर बहुत ग्लानि होती है मल्लिका, बहुत ग्लानि। मुझे विपरीत इससे ग्लानि होती कि ये ऐसी मैं उनके प्रगति में बाधा भी डाल सकती थी। आपके कहने से अगर उन्हें जाने के लिए प्रेरित ना करती तो आज कितनी बड़ी क्षति होती। अरे यही तो दुख है कि अगर मेरे कहने पर तुम ऐसा ना करते तो आज तुम्हारे जीवन का रुख ये ना होता मल्लिका। मेरे जीवन में पहले से क्या अंतर है? पहले माँ काम करती थी, अब वे अस्वस्थ है तो मैं काम करती हूँ। बाहर से तो केवल इतना ही अंतर दिखता है मुझे। केवल इतना ही अंतर है। माँ को औषध दे अभी आती हूँ। माँ, डर लगती है तो किवाड़ बंद कर दूँ? लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए हैं। कौन लोग? संभवतः राज्य के कर्मचारी। 2 वैसी आकृतियां मैंने देखी है, जैसे तब देखी थी जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। वैसे आकृति? जानते हो माँ इस संबंध में क्या कहती है? जब भी ये लोग आते कोई ना कोई अनिष्ट होता है। कभी योद्धा, कभी महामारी। अरे तो पिछली बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ? क्या हुआ? जो भी हुआ अच्छा ही हुआ।
हवा में कितनी नमी आ गई, कपड़े घंटों तक नहीं सूखते। नहीं सारसा उत्तेजित क्यों उठा रहे हैं मिस्टर? मैंने अभी एक और आकृति को घोड़े पे जाते देखा है। तो क्या हुआ? क्या आपको भी माँ की तरह अनिष्ट की आशंका हो रही है? नहीं मल्लिका, वो एक बहुत परिचित आकृति थी। परिचित आकृति? हाँ, मुझे विश्वास है कि वे स्वयं कालिदास ही है। कालिदास? ये कैसे संभव है? मैंने मेरी आंखों से देखा है। वे घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इस राशि वेशभूषा में कोई और उन्हें ना पहचान पाए, परंतु निक्षेप क्या थे कभी पहचानने में भूल नहीं कर सकती। मैं अभी जाके देखता हूँ। राज कर्मचारी भी आवेश होने के साथ आए होंगे। मुझे विश्वास है, मैं इस समय देवी मल्लिका के सामने खड़ा हूँ। कहिए। देव मातृगुप्त के अनुचरों का विवादन स्वीकार कीजिए। देवमातृगुप्त कौन है? कौन है? ऋतुसंभव, कुमार संभव, मेघदूत एवं रघुवंश के प्रणेता कविंद्र, राजनीति निष्णात आचार्य तथा कश्मीर के भावी शासक देव मातृगुप्त की राजवंश वंशित हुई परम विदुषी देवी प्रियंग मंदिरी आपके साक्षात्कार के लिए मुझे वो शीघ्र ही यहाँ आना चाहती हैं और हम उनके अनुसार आपकी इसकी पूर्व सूचना देने के लिए उपस्थित हैं। तुषार और मेघदूत के प्रणेता तो कालिदास है, परंतु आप कह रहे हैं? वे गुप्त राज्य की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मातृगुप्त उन्हीं का नया नाम है। ये कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं और उनके राजवंश मुझसे मिलने आ रहे हैं। मुझे विश्वास है इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने उपवेश गृह के वस्तु विन्यास में कुछ परिवर्तन आवश्यक समझेंगे। हम इसे आपका आदेश समझते हुए अभी अपने हाथों से संपन्न कर देते हैं। आओ नासिर। नासिर। अरे मूर्ख, इधर नहीं उधर देखो। मैं समझता हूँ आसन द्वार के निकट होना चाहिए। देवी द्वार से प्रवेश करेंगी और आसन द्वार के निकट होगा। इस स्थिति में इसे इसकी वर्तमान की स्थिति से 7 अंगुल दक्षिण की ओर हटा देना चाहिए। दक्षिण की ओर? अब मुझे लगता है इसकी स्थिति अब 5 अंगुल उत्तर की ओर होनी चाहिए। गवाक्षी से सूर्य की किरण सीधी इस पर पड़ती है। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं तुमसे सहमत नहीं। तो विवादास्पद विषय होने से आपको यहीं रहने दिया जाए। अच्छी बात है, इसे यहीं रहना दिया जाए। ये कौन? मुझे लगता है एक कुंभ इस कोने में और दूसरा कुंभ इस कोने में होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये कुंभ यहाँ होना ही नहीं चाहिए। क्यों? हाँ, क्योंकि कोई तो नहीं। मैं तुमसे सहमत नहीं। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। कुंभ को यहीं रहने दिया जाए। अच्छी बात है, कुंभ को भी यहीं रहने दिया जाए। और ये वस्त्र वस्त्र अभी गीले हैं, इसलिए यहाँ से नहीं हटना चाहिए। क्यों? शास्त्रीय प्रमाण आए? कौन सा प्रमाण है? तो मुझे याद नहीं। किंतु ये याद है कि ऐसा प्रमाण है। हाँ, तो संदिग्ध विषय। हाँ, तो अवश्य संदिग्ध विषय है। संदिग्ध
नीति विषय होने से वस्त्र को भी यहीं रहने दिया जाए। अच्छी बात है, वस्त्र को भी यहीं रहने दिया जाए। परंतु ये चूल्हा अवश्य यहाँ से हटा देना चाहिए। चूल्हा हटाने का अर्थ होगा आसपास की सभी वस्तुओं को हटाया जाए। इसमें बहुत समय चाहिए समय के अतिरिक्त बहुत धैर्य चाहिए। और धैर्य के अतिरिक्त बहुत परिश्रम चाहिए। नासिक, मैं समझता हूँ महाजनों को हाथ लगाना हमारी स्थिति के अनुकूल नहीं है। मैं भी यही समझता हूँ। तो हम दोनों इस बात से सहमत हैं कि चूल्हे के साथ आ जाए। मुझे लगता है हम दोनों सहमत हैं। अब कुछ शेष तो नहीं। मुझे लगता है और कुछ भी शेष है। क्या? ये रास्ते में पहुंच जाओगी, इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। मैं इससे सहमत हूँ। तो तो इसे हटा देना चाहिए। हाँ, अवश्य हटा देना चाहिए। हाँ, तो हटा दो। मैं हाँ, तुम नहीं क्यों? तुम कोई तो नहीं। फिर भी मैंने तुमसे कहा किंतु तो पहले देखी तुमने थी। तो तो हटा दो। तुम हटा दो, 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 हटा दो। नहीं नहीं अब दृष्टि और डाल लेनी चाहिए। अनासी दृष्टि और डाल लेनी चाहिए। अधिकारी हो आपका कार्य यहाँ समाप्त हो गया। अनासी हो गया ना? हो गया। दृष्टियाँ डालनी शेष है। अब बस एक दृष्टि डालनी शेष है। आप दृष्टि अब रहने दीजिए। देवी प्रियंगु मंजरी बाहर पहुंच गई है। क्या? देवी प्रेम मंदिर बाहर पहुंच गई है। हाँ। चलो अविनाशी। आइए आइए दीदी, आइए। वो इस सारे प्रदेश में सबसे सुशील, सबसे विनीत और सबसे भोली लड़की है। आइए आइए आइए। अरे आओ आओ मल्लिका, मैं देवी से तुम्हारी ही प्रशंसा कर रहा था। तू यही है हमारी मल्लिका, इस प्रदेश की राजहंसिनी। अरे मल्लिका, देवी के लिए कौन सा आसन निश्चित किया है? आर्य माथुर, अब जाकर विश्राम करें। अनुचर मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करेंगे। परंतु आपके लिए आसन। उसकी चिंता ना करें, मुझे असुविधा नहीं होगी। असुविधा तो होगी। हाँ, आप असुविधा को असुविधा ना माने वो दूसरी बात है। और वास्तव में कुलीनता इसी को कहते हैं। अरे बड़े कुल की विशेषता यही आप तो। विश्राम करें, मैंने पहले ही आपको बहुत थकाया है। मुझे थकाया है आपने? अरे मुझे आप दिन भर पर्वत शिखर से खाई और खाई से पर्वत शिखर पर भी जाने को कहती तो भी मैं नहीं थकता। मातुल का शरीर लोहे का बना है, लोहे का। आत्मश्लाघा नहीं करता। हमारे वंश में केवल प्रतिभा ही नहीं, शारीरिक शक्ति भी बहुत है। मैं पशुओं के पीछे दिन में 10-10 योजन दूर घुमा हूँ। अरे मैं कहता हूँ इस संसार में अगर सबसे कठिन काम कोई है तो वो है पशुपालन का। अगर एक भी पशु मार्ग से भटक जाए तो फिर। देखिए, आज भी आपके पशु बाहर भटक रहे होंगे। जाकर एक बार उन्हें देख लीजिए। अब मैं पशुओं को देखूंगा? अरे गुप्त वंश के साथ संबंध और पशुओं की देखरेख। मैंने तो अपने सारे पशु वर्षों पहले ही बेच दिए। और सच कहूं तो उसमें भी मुझे लाभ ही रहा। क्यों? सचमुच वैसी हो जैसे मैंने कल्पना की थी। क्योंकि अच्छा तो मुझे अनुमति दीजिए। घर में कहीं कुछ बिखरा पड़ा होगा। अच्छा तो अनुचर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। फिर भी मेरे लिए कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। अरे मल्लिका, देवी के लिए कुछ बैठने की व्यवस्था कर दो, नहीं तो ये आप ऐसे। चले, यहाँ के लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा अच्छा, मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? अरे चिंता करने के लिए यहाँ पर मल्लिका है, अंबिका भी है। फिर भी मेरे लिए कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। सचमुच बहुत सुंदर हो। जानती हो, अपरिचित होते हुए तो मुझे अपरिचित नहीं लग रही।
आप बैठ जाइए ना। नहीं, बैठना नहीं चाहती। तुम्हें और तुम्हारे इस घर को देखना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत बार इस घर की और तुम्हारी चर्चा की है। जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे, उन दिनों प्राय यहाँ का स्मरण किया करते थे। आज इस भूमि का आकर्षण तो मैं आने आया है, अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने से हमें अधिक सुविधा थी। मैं समझ नहीं पा रही मैं किस रूप से आपका आतिथ्य करूं। आप आश्रम में ले तो मैं आपके लिए बात मत सोचो। मैं तुम्हारे अतिथि के रूप में नहीं आई हूँ। संभवतः ये भी ना आते, परंतु मैं ही विशेष आग्रह के साथ इन्हें यहाँ लाई हूँ। मैं स्वयं एक बार इस प्रदेश को देखना चाहती थी। इसके अतिरिक्त एक और भी कारण था। चाहती थी कि इस प्रदेश का कुछ वातावरण अपने साथ ले जाओ। इस प्रदेश का वातावरण? हाँ। यहाँ से बहुत दूर तक की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती है। कितनी निव्यात सुंदरता है। यहाँ आकर मुझे तुमसे स्पर्धा हो रही है। हमारा सौभाग्य होगा कि आप इस प्रदेश में कुछ दिन रह जाए। आपको असुविधा तो होगी। सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं दे रही है। इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी प्राप्त नहीं। परंतु इतना अवकाश कहाँ है। कश्मीर की राजनीति इतनी अस्थिर है कि हमारा एक एक दिन वहाँ से दूर रहना कई समस्या को जन्म दे सकता है। एक प्रदेश का शासन बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। हम पर तो और भी बड़ा उत्तरदायित्व है कि कश्मीर की स्थिति इस समय बहुत संकटपूर्ण है। यूँ वहाँ के सौंदर्य की इतनी चर्चा है, परंतु हमें उसे देखने का अवकाश कहाँ रहेगा। इसलिए तुमसे स्पर्धा होती है। सौंदर्य का ये सहज उपभोग हमारे लिए केवल एक सपना है। बैठ जाओ, यहाँ मेरे पास बैठो। मैं दूसरा आसन ले लूँ। लगता है ग्राम प्रदेश में रहकर भी तुम्हें साहित्य से अनुराग है। किसकी रचनाएं हैं ये? कालिदास की। अब वो मातृगुप्त के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर की रचनाएं मिल जाती है। ये प्रतियां मैंने उज्जैन से जाने वाले वेबसाइट से प्राप्त की। मैं समझ सकती हूँ। उनसे जान चुकी हूँ कि तुम बचपन से उनकी संगी रही हो। उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा बहुत स्वाभाविक है। वो भी जब तक त्यागी जीवन की चर्चा करते हुए आत्मविस्मित हो जाती है। इसलिए कई बार उनका राजनीतिक जीवन से मन उखड़ने लगता है। ऐसे अवसर पर उनको मन को संतुलित रखने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था। अब वो दूसरे चरण में पहुँच चुके हैं। मेरा अधिक समय इसी अयास में बीत जाता है कि उनको बड़ा वचन कभी पीछे ना हट जाए। बहुत परिश्रम पड़ता है इसमें। तुम ऐसा नहीं समझती? मैं राजनीतिक जीवन के संबंध में कुछ भी नहीं जानती। हाँ, क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में ही रही हो। बैठी रहो। मैं तुमसे कहा था कि मैं यहाँ का कुछ वातावरण अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। ये इसलिए कि उन्हें अभाव का अनुभव है। इसलिए मैं यहाँ से कई कुछ अपने साथ ले जाएंगे। कुछ हरिशावक जाएंगे जिनको हम अपने उधर में पालन करेंगे। मातुल और उनका परिवार भी साथ जाएगा। मैं समझती हूँ इससे अंतर पड़ेगा, परंतु देख रही हो तुम्हारे घर की स्थिति अच्छी नहीं है। इसका परिष्कार आवश्यक है। चाहो तुम इस कार्य के लिए आदेश दे जाओ। उज्जैनी से हमारे दो कुछ स्थपति आए थे। क्यों? हाँ, बहुत हो जाए, परंतु हमें ऐसे घर में रहने की अभ्यास है, इसलिए असुविधा नहीं होती। फिर भी चाहूंगी कि इस घर का परिसंस्कार हो जाए। उनके आरंभिक वर्षों का इस घर के साथ भी संबंध रहा है। माता के घर के स्थान पर मैंने नए भवन के निर्माण का आदेश दिया। खेद है कि कार्य के निरीक्षण के लिए मैं स्वयं नहीं रह पाऊँ। कल ही हमें आगे की यात्रा आरम्भ कर देनी होगी। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मैं? हाँ, इसमें बाधा क्या है? तुम यहाँ कोई ऐसे सूत्र से तो बंदी नहीं होगी। यहाँ मेरी माँ है, ये कोई बाधा नहीं। तुम्हारी माँ के साथ भी चलने की व्यवस्था हो सकती है। हमारे स्थपति इस घर का परिसंस्कार करते रहेंगे तो हम हमारी संगिनी के रूप में रहोगे। क्षमा चाहती हूँ, तो मैं अपने आप को ऐसे गौरव की अधिकारी नहीं समझती, परंतु मैं तुम्हें इससे भी अधिक के अधिकारी नहीं समझती। मेरे आने से पहले राज्य के 2 अधिकारी आए थे। मैंने उन्हें औपचारिकता के लिए नहीं भेजा था। तुमने उन दोनों को देखा है? देखा है। तुम उनमें से जिसे भी अपने योग्य समझो, उसी के साथ तुम्हारे विवाह का प्रबंध किया जा सकता है। दोनों ही योग्य अधिकारी हैं। देवी, संभवतः तुम दोनों में से किसी को भी अपने योग्य नहीं समझते, परंतु राज्य में यही 2 नहीं, और भी अनेक अधिकारी हैं। मेरे साथ चलो,
तुम जिससे भी चाहोगी। इस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए। क्यों? तुम्हारे मन में एक कल्पना नहीं है कि तुम्हारा अपना घर परिवार है? नहीं, इसके मन में ये कल्पना नहीं है। माँ, इसके मन में ये कल्पना नहीं है, क्योंकि ये भावना किस स्तर पे जीती है, इसके लिए जीवन में तुम स्वस्थ नहीं हो। जाओ, जाकर लेट जाओ। मैं किसी बाहर से आने वाले व्यक्ति से बात भी नहीं कर सकती। परंतु माँ, तुम स्वस्थ नहीं हो। तुम्हारी अपेक्षा मैं फिर भी अधिक स्वस्थ हूँ। राजवेदु, ये घर सदा से इस स्थिति में नहीं रहा है। मेरे हाथ चलते थे तो मैं इसे प्रतिदिन लीपती बुहारती थी। यहाँ की हर वस्तु इस तरह गिरी टूटी हुई नहीं थी। परंतु आज हम माँ बेटी भी यहाँ टूटी सी पड़ी रहती है। ये सब इसलिए कि ललिता मेरे साथ चलती तो समस्या नहीं सुलझ जाती। परंतु अब जो कुछ संभव है मैं कर जाऊंगी। सभापति को आदेश नहीं चाहूंगी कि इस घर को गिराकर इसके स्थान पर। ऐसा मत कीजिए। इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिए। मैं तुम्हारी सुविधा के लिए कह रही हूँ। तुम्हें इसमें असुविधा है तो ठीक है, मैं ऐसा आदेश नहीं दूंगी। फिर भी चाहते हो कि तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। इस समय और नहीं रुक सकती, बल्कि यात्रा से पहले हमें कोई आवश्यक कार्य पूरी करनी है। यूँ तो इस समय में अवकाश नहीं था, परंतु आना अवश्य समझा। वो परमेश्वर करके और घूमने गई थी और उस बीच में यहाँ चल गया। अच्छा राजवेदु, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी कि हम लोग यहाँ पर बस समझ रही है। मुझसे जो भी सहायता बन पड़ेगी अवश्य करूँगी। इस समय अनुचित प्रतीक्षा कर रही हूँ, इसलिए मेघदूत की पंक्तियां पढ़ो। हिंदी में न कहती थी इसके अंदर की कोमलता साकार होती है। आज उस कोमलता का और भी साकार रूप देख लिया। जीवन दूसरी है माँ। उसके लिए आप में से उत्तरदायी हो सकता है। परंतु उसके यहाँ आने के लिए कौन उत्तरदायी है? निसंदेह उस किसी के इच्छा के बिना यहाँ नहीं है। राज्य के सभापति घर के भित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। आज वो शासक है, उनके पास संपत्ति है। उस शासन में संपत्ति का परिचय देने के लिए इससे अच्छा और क्या उपाय हो सकता है? परंतु माँ, माँ कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती, भावना की गहराई तक नहीं जानती। माँ, इस तरह शुद्ध क्यों हो अंबिका? आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पे तुमसे स्पर्धा कर रहा है। राजकीय पगडोली घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में नहीं आता है अंबिका। ये जीवन जीने के लिए तो मैंने आज तक का जीवन जिया था। चलो, मैं स्वयं चलकर सारे राज्य में सौभाग्य की घोषणा करूंगी। राज्य के सभापति हमारे घर की भित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। बैठ जाओ अंबिका। आज ग्राम के पास तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं है। ग्राम के लोग आज बहुत व्यस्त हैं। उन्हें बाहर से आए अतिथियों के लिए
बहुत सी सामग्री जुटानी है। आज वो अस्थि यहाँ के पत्थर तक बटोर कर ले जाना चाहते हैं। यहाँ के पत्थर आज बहुत मूल्यवान समझे जाने लगे हैं। यहाँ के पत्थर पहले से मूल्यवान थे हरिवीरो। ये और बात है कि किसने इसका मूल्य नहीं समझा। तो जाकर तुम भी क्यों नहीं बटोर लेती? फिर संभव है लोग यहाँ कोई पत्थर शेष ना रहने दे और तुम्हारी भावना के लिए कोई आधार ही न रह जाए। ग्राम में आज चारों ओर बहुत उत्साह है। ये दिन इस प्रदेश के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। लोग आज अपने पशुओं की चिंता नहीं कर रहे हैं। उन्हें बाहर से आए अतिथियों के लिए भोजन और पान की सामग्री जो जुटानी है और उस सामग्री में कुछ हरिण शावक भी रहेंगे क्योंकि राजकन्या के विशेष आदेश पे एकत्रित किए जा रहे हैं। ये सच नहीं है। सच नहीं है। इंद्रवर्मा और विष्णुदत्त को राजकन्या ने स्वयं आदेश दिया है। इस आदेश का भी कुछ और अर्थ हो सकता है। और क्या अर्थ हो सकता है? क्या राजकन्या हरण शावकों से खेला करेंगी? या राजधानी से आए कलाकार उनकी अनुकृतियां बनाएंगे? यह भी एक मनोरंजक विषय है कि राज परिवार के साथ आए राजधानी के कलाकार यहाँ की हर वस्तु की अनुकृति बनाते घूम रहे हैं। यहाँ का पेड़, पत्ता, तिनका कुछ शेष नहीं रह जाएगा जिसकी वो अनुकृति बना के नहीं ले जाएंगे। इसका भी दूसरा अर्थ हो सकता है। तो मैं कब कहता हूँ कि दूसरा अर्थ नहीं है? अर्थ बहुत स्पष्ट है मलिका कि वो यहाँ की हर वस्तु को विचित्र के रूप में देखते हैं और उस विचित्र को यहाँ से ले जाकर दूसरों को दिखाना चाहते हैं। तो मैं, ये घर, ये पर्वत, ये ग्राम सब उनके लिए विचित्र के उदाहरण हैं। और मैं तो उनकी सूक्ष्म और समर्थ दृष्टि की प्रशंसा करना चाहूंगा अंबिका, जो जहां विचित्र नहीं होती वहां भी वैचित्र देख लेती है। एक कलाकार को मैंने यहाँ की धूप में अपनी छाया की अनुकृति बनाते देखा। यहाँ की धूप में तुमने अपनी छाया अवश्य और सी लगती हो। कौन सी राक्षसी थी जो जिस किसी को इसकी छाया से पकड़ लेती थी? आज मैं चाहती हूँ कि मैं ही वो राक्षसी होती जिससे आज मैं मुझसे कहा है ना माँ, तुम विश्राम करो। बात मत करो आर्यविलो। माँ को इस समय विश्राम करने दीजिए। अंबिका को अंदर लेकर जाओ, वरना ये बाहर से आता कोलाहल उसके मन को और विक्षुब्ध कर देगा। मैं तो बस उस सब की सूचना देने आया था। परंतु आश्चर्य है कि कालिदास ने यहाँ आना उचित नहीं समझा। कल तो सुनते हैं वो लोग चले भी जाएंगे। यहाँ आना उचित नहीं समझा क्योंकि वो जानता है अंबिका भी जीवित है। परंतु मुझे लगता है वो एक बार आएगा अवश्य। उसे आना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी संबंध को यूं ही नहीं तोड़ देता, और विशेष रूप से वो जैसे एक कवि का कोमल हृदय प्राप्त हो। तुम्हें क्या लगता है मलिका? वो एक बार आएगा ना अवश्य। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि इस समय माँ को विश्राम करने दीजिए। आपकी बातों से माँ का मन विक्षुब्ध होता है। मेरी बातों से अंबिका का मन विक्षुब्ध होता है। मैं समझता हूं उसके कारण दूसरे हैं, और अंबिका भी ये बहुत अच्छे से जानती है कि किन कारणों से उसका मन विक्षुब्ध होता है। मैं भी उन कारणों को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं, इसलिए बहुत सी बातें जो अंबिका के मन में रहती हैं मैं मुंह से कह देता हूं। मैं जानता हूं कि मेरा यहाँ आना तुम्हें अखर रहा है मलिका, परंतु मैं कुछ और देर नहीं रुकना चाहता हूं। से एक अश्वारोही को आता देख रहा हूं। संभव है वो कुछ देर यहाँ पर रुकना चाहे। उस स्थिति में मैं भी उससे कुछ अच्छे पूछ लूंगा। अरे मेरी उससे पुरानी मित्रता है। स्थिति में आपका यहाँ होना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। आप उनसे मिलना चाहें उसके लिए यही स्थान नहीं है।
परंतु यही एक स्थान क्या बुरा है। उसके जाने के दिन भी हम इसी स्थान पे मिले थे मलिका। दोबारा इसी स्थान पे मिलने से अंतराल का अनुभव नहीं होगा। अरे विलोम, मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ से चले जाइए। मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी बात ऐसी हो जो स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। आर्य विलोम, मैं फिर कह रही हूँ आप यहाँ से चले जाइए। आप नहीं जानते कि चला जाता हूँ। मैं भी नहीं चाहता कि मेरे कारण यहाँ पे कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो, परंतु क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है जान सकता हूँ मलिका। क्यों मलिका, मेरे यहाँ रहने से क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है? मैं जानती थी, आज नहीं तभी से जानती थी। वो यहाँ आता तो मुझे आश्चर्य होता। अब मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है। प्रसन्नता है कि मैं उसके बारे में जो भी सोचती थी ठीक सोचती थी। परंतु मुझे खेद है अंबिका। मुझे लगता था वो एक बार आएगा अवश्य। अपनी मित्रता पर भरोसा भी था, परंतु अब विश्वास नहीं रहा। लगता है उसने कभी हमें अपनी मित्रता के योग्य समझा ही नहीं। ठीक भी है, समान की समान से मित्रता होती है। आर्य विलोम, मैं फिर कह रही हूँ आप यहाँ से चले जाइए। मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो। ऐसा अच्छा अंबिका, चलता हूँ। मुझे तुम्हारे स्वास्थ्य की बड़ी चिंता रहती है। जितना हो सके ध्यान रखो, और जितना हो सके घृत और मधु का सेवन करो। मैंने कल ही नया मधु निकाला है। यदि आवश्यकता हो तो मैं तुम्हारे हमें लिए... मधु की आवश्यकता नहीं है। हमारे घर में पर्याप्त मात्रा में मधु है। ऐसा तब तो मुझे अवश्य ही चले जाना चाहिए। अच्छा अंबिका, चलता हूँ। फिर भी यदि मधु की आवश्यकता हो तो कहने में संकोच मत करना।